यही अंतर होता है गैंगस्टर और एक बाहुबली में। गैंगस्टर वो होता है जो अपने गैंग के दम पर उछलता है और एक बाहुबली वो होता है जिससे पूरी सरकार भी डर जाती है। और बिना सीएम की कुर्सी पर बैठे ये बाहुबली पूरे उत्तर प्रदेश को कंट्रोल करता था, जिसको शैडो सीएम कहना गलत नहीं होगा। एक बार आते का केस इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंचा तो एक कर 10 जजेस ने केस को सॉल्व करने से इनकार कर दिया। फिर आया वो साल जिससे उसकी उल्टी गिनती चलने लगी। साल 2017 में आई योगी सरकार ने अतीक के पूरे बाहुबल को पलट कर रख दिया। आइए हम इस वीडियो में डिकोड करते हैं अतीक अहमद। 15 अप्रैल 2023 रात के करीब 10:30 बजे जगह प्रयागराज का कॉलविन अस्पताल। पुलिस की भारी सुरक्षा के बीच 2 लोगों को मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जा रहा था। लाइव कैमरे की फ्लैश चमक रही थी। तभी मीडिया के बीच में से 3 लड़के निकलते हैं और सीधा पुलिस की मौजूदगी में दनादन गोलियां बरसा देते हैं। इतिहास में पहली बार लाइव टीवी पर किसी बाहुबली नेता का ऐसा अंत हुआ था। ये कोई आम इंसान नहीं था, ये था यूपी का अतीक अहमद, यूपी का वो बाहुबली जिसके नाम से 40 सालों तक पूरा उत्तर प्रदेश कांपता था। एक ऐसा क्रिमिनल जिसके ऊपर 100 से भी ज्यादा केस दर्ज थे, लेकिन फिर भी ये 5 बार विधायक और 1 बार सांसद बना। आज हम जानेंगे कैसे एक मामले टांगे वाले का बेटा यूपी का खूंखार बाहुबली बन गया, कैसे उसने बिना मुख्यमंत्री बने पूरे यूपी को कंट्रोल किया, क्या था उसका पाकिस्तान कनेक्शन और कैसे वो उसके साम्राज्य का अंत। अतीक अहमद का जन्म 10 अगस्त 1962 को इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ था। पिता एक मामूली टांगा चालक थे। गरीबी से निकलने के लिए अतीक ने किताबों की जगह बंदूक को चुन लिया। शुरुआत हुई ट्रेनों से कोयला चुराने और रेलवे के स्क्रैप मटेरियल के टेंडर डराने धमकाने से। सन 1979 यह वो था जब अतीक अहमद महज 17 साल का था और उस पर हत्या का पहला मामला दर्ज हुआ। इसके बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने अपना खुद का एक गैंग बनाया जिसका नाम था IS 227, जिसमें 130 से भी ज्यादा सदस्य थे। प्रयागराज का सरकारी टेंडर और किसी भी जमीन का सौदा अतीक की मर्जी के बिना नहीं हो सकता था, लेकिन अतीक समझ चुका था सिर्फ गोलियों से राज नहीं किया जा सकता। उसे पुलिस और सिस्टम से बचने के लिए एक ढाल चाहिए थी और वो ढाल थी राजनीति। सन 1989 में अतीक ने इलाहाबाद पश्चिम सीट से चुनाव लड़ा और चुनाव जीत गया। इसके बाद उसने लगातार इसी सीट से 5 बार जीत दर्ज की। लेकिन बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्यों अतीक अहमद समाजवादी पार्टी जैसे बड़ी पार्टियों का चहेता क्यों बन गया। इसका सीधा सा जवाब है वोट बैंक और बाहुबल। 90 के दशक में यूपी में राजनीति में गठबंधन और जातियों का खेल चरम पर था। अतीक के पास न सिर्फ माइनॉरिटी समाज का एक तरफा वोट बैंक था, बल्कि उसके बाहुबल से राजनीतिक पार्टियां अपने विरोधियों को डराने का काम भी करती थी। सन 1996 में वह सपा में शामिल हुआ और सन 99 में अपने दल का अध्यक्ष बन गया और 2003 में फिर सपा में लौट आया। अतीक का खौफ सिर्फ मुकदमों और कोर्ट तक सीमित नहीं था। उसकी असली दहशत प्रयागराज की सड़कों पर दिखती थी। चकिया इलाके में जो उसका पुश्तैनी बंगला था, वहाँ उसका अलग ही दरबार लगता था। इलाके में एक नियम था, कोई भी अतीक के बंगले के सामने से गुजरे तो वो अपना सर नीचे कर ही निकलेगा। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आंख उठाकर उसके बंगले की तरफ देख ले, और गलती से भी अगर किसी ने अपने गाड़ी का हॉर्न अतीक के बंगले के सामने बजा दिया तो समझो उसकी सामत आ गई। हॉर्न बजाने वाले को अतीक के गुंडे सड़क के बीच में घसीटते हुए अपने दरबार के अंदर ले आते। वहां अतीक के क्रूर अंदाज में उसकी सजा तय होती थी और छोटी सी गलतियों के लिए कई बार लोगों के हाथ पैर तक बेरहमी से तोड़ दिए जाते थे। जब उसका काफिला विदेशी लैंड क्रूजर और BMW जैसे लग्जरी कार से निकलता था तो क्या नेता और क्या पुलिस सब उसके लिए रास्ता खाली कर देते थे। सन 2004 में अतीक फूलपुर से सांसद बन गया। यह वो समय था जब यूपी के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर चाहे जो भी बैठा हो, लेकिन शैडो सीएम अतीक ही कहलाता था। जेल उसके लिए गेस्ट हाउस बन चुका था। वह जेल में बैठे बैठे दरबार लगाता और लोगों की जमीनें कब्जाता और लोगों की हत्या की सुपारी देता था। पुलिस अधिकारी भी उसके खिलाफ कार्रवाई करने से डरते थे। अतीक का खौफ दिखाने के लिए मैं आप लोगों को 10 जजेस वाला केस बताता हूं जो 2012 में हुआ था। अतीक का खौफ सिर्फ आम जनता और पुलिस तक सीमित नहीं था, सिस्टम पर उसका कंट्रोल कितना खौफनाक था इसका सबसे बड़ा सबूत 2012 में मिला। 2012 में यूपी का विधानसभा चुनाव था। अतीक जेल में बंद था और अपना दल के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए अतीक को बेल चाहिए थी। उसने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपने जमानत की अर्जी लगाई। इसके बाद जो हुआ वो भारत के इतिहास में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 1 या 2 जजों ने नहीं बल्कि 10 जजों ने अतीक के केस की सुनवाई करने से ही इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें डर था अतीक के बेल कैंसिल होने पर अतीक उन्हें मरवा न दे। सोचिए जिस कोर्ट से पूरा प्रदेश न्याय मांगता हो और वो खुद ही इस माफिया से खौफ खाता है। आखिरकार 11वें जज ने अतीक के केस पर सुनवाई की और अतीक को बेल दे दी गई। अब आता है कहानी का ये डरावना पहलू जिस पर ये बाहुबली केवल जमीनें कब्जा नहीं करता था बल्कि हमारे देश की सुरक्षा के साथ भी खेलता था।
उमेश पाल के मर्डर के बाद यूपी पुलिस ने एक चार्जशीट दायर की, जिससे आतिक अहमद का एक डरावना पहलू खुलकर आया। आतिक अहमद ने पूछताछ में यह कबूल किया था कि उसके तार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और लश्कर तैयबा से जुड़े हुए हैं। आतिक का नेटवर्क इतना मजबूत था कि पाकिस्तान से पंजाब बॉर्डर पर ड्रोन से हथियार गिराए जाते थे, जैसे AK-47 और 45 बोर का पिस्टल और RDX जैसे खतरनाक हथियार इसी रूट से आतिक पास पहुंचते थे। इसी विदेशी हथियारों से उमेश पाल हत्याकांड और उसके कई सारे ऑपरेशन में इसी तरीके के गनों का इस्तेमाल किया जाता था। वह केवल एक लोकल गुंडा नहीं था, बल्कि वह इंटरनेशनल सिंडिकेट का हिस्सा बन चुका था।